आइए देखते हैं एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य, यह क्लास वाक्य में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसके एडवर्ब क्लास को 9 वर्गों में बांटा गया है, इसके कंजक्शंस को 9 वर्ग में बांटा गया है। इनको आप इंग्लिश में भी और हिंदी में भी समझने का प्रयास करें ताकि आप हिंदी के सेंटेंसेस और अंग्रेजी के सेंटेंसेस दोनों को आसानी से कर सकें। सबसे पहला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यानी एडवर्ब क्लॉज जो है वो समय बताता है, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम समय बताने वाले कंजक्शंस कौन कौन से हैं? तो है व्हेन यानी जब, इसे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जब, व्हेनेवर जब कभी। एज सून एज यानी जैसे ही या ज्यों ही। नो सूनर डॉट डॉट देन, ये एज सून एज का नेगेटिव नो सूनर होता है, ये नेगेटिव सेंटेंस का जो है वो बताता है। व्हाइल यानी जब, सिंस समय के लिए, जस्ट एज आफ्टर या बिफोर का प्रयोग, और टिल और अनटिल तब तक की, जब तक, और तब तक की नहीं जब तक, ये आपका सेंटेंस बनाता है। यानी ये सब कंजक्शंस क्या हैं? उस समय सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं जब वह सेंटेंस समय की ओर संकेत करता है, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसी तरह नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, स्थान बताने वाले कंजक्शंस, यानी जो प्लेस की ओर इंडिकेट करते हैं। ऐसे दो कंजक्शंस वेयर और वेयरएवर। वेयर यानी जहां, वेयरएवर माने जहां कहीं। ठीक इसी तरह एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त बताने वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं? इफ, इन केस और अनलेस। इफ और इन केस, इफ यानी यदि, इन केस माने यानी यदि, और अनलेस यानी इफ और अनलेस, इफ और इन केस का नेगेटिव अनलेस होता है, यानी यदि नहीं। इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस, इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस। नेक्स्ट आइए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में दो यानी यद्यपि, आल्दो मींस भी यद्यपि, इवन इफ यानी फिर भी। ये हिंदी के सेंस में दो और आल्दो और इवन इफ कब प्रयोग होते हैं? जब सेंटेंसेस में कंट्रास्ट हो। कंट्रास्ट यानी विरोध व्यक्त किया जा रहा हो। नेक्स्ट आइए कंपैरिजन, यानी जब सेंटेंसेस में तुलना व्यक्त की जा रही हो तो कंपैरिजन के लिए एज, इतना उतना या उतना जितना, और देन यानी होता है अपेक्षा अधिक। ये कंपैरेटिव डिग्री बनाता है, और ये दोनों जो है वो पॉजिटिव डिग्री के कंजक्शंस हैं, इन्हें आपको समझना है। नेक्स्ट है रिजल्ट, परिणाम बताने वाले कंजक्शंस। परिणाम बताने वाले कंजक्शंस कौन है? शो डॉट डॉट दैट। शो का मतलब होता है इतना, और दैट का मतलब होता है कि। वही बात यहां भी है, सच दैट, इतना की, यानी इतना की रिजल्ट बताएगा। ये एक ही में, एक ही कंजक्शन है ये दोनों, कोरिलेटिव कंजक्शंस। इसी तरह एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को देखें। रीजन यानी कारण बताता है। कारण बताने वाले कंजक्शंस कौन से हैं? बिकॉज क्योंकि, एज जैसा कि, सिंस यानी चूंकि, चूंकि या जैसा कि के अर्थ में ये जो है रीजन बताने वाले एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। नेक्स्ट देखिए पर्पस यानी उद्देश्य। उद्देश्य बताने वाले कंजक्शंस कौन कौन से हैं? तो सो दैट यानी ताकि, इन ऑर्डर दैट यानी ताकि, ताकि वह परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके। और लेस्ट, लेस्ट नेगेटिव है, लेस्ट यानी कहीं ऐसा ना हो कि। ये कंजक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें इनका एक विशेष प्रयोग होता है। इसमें विशेष प्रयोग क्या है? तो जब जिस सेंटेंस में सो दैट या इन ऑर्डर दैट आता है, उस सेंटेंस में आने वाली क्लास में मे या माइट मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग जरूर किया जाता है। मे या माइट किसके साथ? सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ। और लेस्ट, लेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लेस्ट के साथ आने वाले क्लास में केवल और केवल शुड का प्रयोग होता है, चाहे वो किसी टेंस या सेंटेंस की बात हो रही हो, यानी लेस्ट के साथ शुड जरूर लगना चाहिए। और सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ मे या माइट, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो मे का प्रयोग, और सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो माइट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं माइनर को। तो माइनर को इंडिकेट करता है एज,
एज माने जैसा कि, सो फार एज यानी जहां तक, एज इफ यानी मानो, सो फार एज इफ या एज। ये कंजक्शंस हैं। आप सभी इन कंजक्शंस की लिस्ट को अच्छे से तैयार करिए, मेमोराइज करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप सेंटेंसेस बना सके। यहां मैं आप सभी को एक बात स्पष्ट कर दूं कि दुनिया के सारे सेंटेंसेस केवल 3 तरह के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इनको बनाने की एक विधि, एक नियम, मेथड है और वो ग्रामर के नियमों के अधीन है। इसलिए ग्रामर के नियमों के अनुसार यदि आपका सेंटेंस बना तो वह सेंटेंस परफेक्ट है, अदरवाइज आपका सेंटेंस अधूरा और गलत या ये कह सकते हैं कोई इनकरेक्ट माना जाएगा। इसलिए आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके कंजक्शंस तैयार करिए। अभी मैं इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स दूंगा जिनसे आप सभी का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। और ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी, और वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य की बात जब होती है तो मिश्रित वाक्य बनाते समय एक प्रिंसिपल क्लास यानी प्रधान उपवाक्य और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास का होना आवश्यक होता है। सबऑर्डिनेट क्लास जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तरह के बनते हैं, एक नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास नाउन का कार्य करता है, एडजेक्टिव क्लास एडजेक्टिव का कार्य करता है और एडवर्ब क्लास एडवर्ब का कार्य करता है। एडवर्ब क्लास को हिंदी में क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य की बात होती है तो आपको ये जानना चाहिए कि एडजेक्टिव कुल 9 तरह के कार्य करता है। तो एडजेक्टिव क्लास भी 9 तरह के कंजक्शंस के साथ प्रयोग होता है। उन 9 तरह के कंजक्शंस को आपने देखा और उनको समझने का प्रयास किया। उनके हिंदी में यूज करते समय उनमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स हिंदी से अंग्रेजी के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को मैंने बोर्ड पर रखा है, उसे देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इससे पहले कि हम अपने काम की ओर आगे बढ़ें, आप सभी से एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आप सभी के लिए और भी वीडियोस अपलोड करता रहूं। साथ ही आप सभी जितनी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 नियमों को मैंने अपलोड कर रखा है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को मैंने अपलोड कर रखा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास एडजेक्टिव क्लास को भी बनाया समझाया है। हिंदी और अंग्रेजी सभी तरह की वीडियोज उपलब्ध हैं। और एडवर्ब क्लास के कंजक्शंस और उससे रिलेटेड सिंथेसिस के सेंटेंसेस और उनसे रिलेटेड अंग्रेजी का ये वाक्य आप सभी के सामने हिंदी से अंग्रेजी बनाने के कुछ नियमों को लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी इसको देखें और आप समझने का प्रयास करें। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय स्पेशली एडवर्ब क्लास की बात होती है। ये 9 तरह से होता है, एक टाइम के रूप में, दूसरा प्लेस के स्थान पर, तीसरा पर्पस के लिए, कंडीशन के लिए, रिजल्ट के लिए, रीजन के लिए, कंपैरिजन के लिए, कंट्रास्ट के लिए और मैनर के लिए। इन तरह की अभिव्यक्ति देता है, यानी समय बता रहा हो या स्थान बता रहा हो या उद्देश्य बता रहा हो या कंडीशन यानी शर्त बता रहा हो या रिजल्ट परिणाम की बात हो या रीजन यानी कारण हो या कंपैरिजन तुलना हो और कंट्रास्ट यानी विरोध हो और मैनर यानी तौर तरीका बताता है। तो इनके कंजक्शंस की लिस्ट को आपने पीछे देखा, इसे आप समझे और हम इसका हिंदी से अंग्रेजी करते समय इनके यूजेस को देखते हैं। आइए पहले सेंटेंस की ओर चलता हूं। जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे खेल रहे हैं। ये आप देखेंगे ये 2 क्लासेस हैं। जिस क्लास के साथ कंजक्शन जुड़ा होता है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है और जो कंजक्शन के बिना होता है वो प्रिंसिपल क्लास का पार्ट होता है।
अब आप ये कहेंगे पहले प्रिंसिपल क्लास बाद में सबऑर्डिनेट क्लास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल क्लास पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। कभी कभी सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास के बीच में होता है, जैसा कि एडजेक्टिव क्लास में आप देखेंगे। तो इन सबको आप ऐसे करेंगे कि जब मैं घर पहुंचा तो हो जाएगा व्हेन, टाइम बताने वाला कंजक्शन व्हेन आई रीच्ड होम, comma the children were playing। इसी तरह सेकेंड में आप देखेंगे प्लेस की ओर इंगित कर रहा है, मैं जहां कहीं गया वह मेरे साथ रहा, तो वह मेरे साथ रहा यानी ही accompanied मी। जहां कहीं का होता है वेयर एवर, कंजक्शन की लिस्ट में आप देखेंगे तो ये क्लियर होगा, वेयर एवर आई वेंट, ये प्लेस हो गया। इसी तरह आप देखेंगे इसमें ता की, यानी ये पर्पज उद्देश्य बता रहा है, तो हो जाएगा ही सॉरी वह कठिन परिश्रम करती है, सी वर्क्स hard so that she may stand first। इसी तरह कंडीशन में देखेंगे तो कंडीशन में यदि तो हो गया यहाँ पर सो दैट कंजक्शन के रूप में था। इसका रूल है कि सो दैट या इन ऑर्डर दैट होता है तो आगे आने वाले वाक्य में मे या माइट का प्रयोग होता है, और यदि यहाँ लेस्ट हो, लेस्ट यानी कहीं ऐसा न हो कि, तो वहां पर यानी अगले सेंटेंस में क्लास में जो है वो शुड का प्रयोग अवश्य होता है। इन सब कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। जैसे ये कंडीशनल सेंटेंस का ये यहाँ एक सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस की ट्रांसलेशन की मैंने वीडियो पहले अपलोड कर रखी है, आप मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ ट्रांसलेशन में कंडीशनल सेंटेंस केवल ढूंढिए तो आपको केवल कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड एक पूरी वीडियो है जिसमें चार तरह के वाक्य बनते हैं, और इनके सेंटेंसेस को बनाते समय पहले वाले सेंटेंस के अनुसार दूसरे सेंटेंस को या क्लास को कैसे जो है प्रयोग किया जाता है या बनाया जाता है, इसकी सावधानी उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आपका इफ यू डू नॉट। अब यहाँ रूल ये है कि यदि कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर में होता है तो इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनता है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कामा तुम पास नहीं होगे, यू विल नॉट पास। इसी तरह नेक्स्ट को देखिए, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। यहाँ आप रिजल्ट की ओर चल रहे हैं, यानी शो और दैट का प्रयोग, इतना के लिए शो और की के लिए दैट का प्रयोग होगा। ही इज शो विथ दैट he cannot walk। इसी तरह आगे देखेंगे आप कारण की ओर, क्योंकि कैसे बनाएंगे तो होगा राम ने वह यह कलम खरीदा क्योंकि यह सस्ता था, तो हो जाएगा राम bought this pen because it was cheap। इसी तरह वह इतना बुद्धिमान है जितना कि तुम। यहाँ कंपैरिजन की ओर चलेंगे तो कंपैरिजन एज और शो डॉट डॉट एज का प्रयोग होता है, यानी हो जाएगा he is as wise as you। इसी तरह ये कंट्रास्ट यानी विरोध है, यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है,
तो हो जाएगा आल्दो ही इज पुअर, कामा, फिर भी के लिए एंड भी लगा सकते हैं, जो कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉमा ही इज ऑनेस्ट। इसी तरह नेक्स्ट देखिए आप माइनर की ओर, तो जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, तो ये हो जाएगा एज यू शो शैल यू रीप। ये हुआ है आपका ये 9 तरह के सेंटेंसेस जो एडवर्ब क्लास में 9 तरह का कार्य करते हैं, उनको मैंने यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया। इससे पहले आपको इनके कंजक्शंस की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए और उन्हें अच्छे से पहले समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर जब आप इन एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर होगा। अंत में इस आशा के साथ कि मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी के लिए उपयुक्त और अच्छी एजुकेशनल वीडियोस देने में सक्षम हो पा रहा हूं और आप सभी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से पुनः एक अनुरोध के साथ कि आप सभी मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी ऐसे ही जब जरूरत हो तो आप इनकी प्लेलिस्ट को बड़े आराम से देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका रिवीजन भी होता रहेगा और इनसे रिलेटेड कुछ चीजों की एक्सरसाइज भी आप करते रहें ताकि आप का कॉन्सेप्ट हमेशा बना